हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 11th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। और यह जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। 11th हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जैक बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर्स में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स को क्लियर किया जाए जो जैक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैक बोर्ड का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 यानी 2022 में, यह किस प्रकार से होगा। तो जैक बोर्ड का 2022 का परीक्षा दो टर्म में लिया जाएगा। एक को बोला जाएगा टर्म 1 और दूसरे को बोला जाएगा टर्म 2। और हालांकि अभी ऐसा कह दिया गया है न्यूज़पेपर में कि ये दोनों ही परीक्षाएं एक साथ ली जाएगी, लेकिन आपको टर्म 1 की यानी कि पहले टर्म की तैयारी करना होगा और फिर आपको दूसरे टर्म यानी कि जो द्वितीय स्वावधिक परीक्षा है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो पहला टर्म है इसमें परीक्षा बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि आपसे जो है ऑब्जेक्टिव तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से लेखन कला और शहरी जीवन ये चैप्टर से इंक्लूड रहेगा। तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य ये चैप्टर जुड़ा हुआ रहेगा। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक, और फिर 3 वर्गों का उदय, यानी ये सारी चीज़ें जो है पूछा जाएगा टर्म 1 में। ये पहला जो है 4 चैप्टर्स है जिसे हम लोग कंप्लीट करना पड़ेगा पहले टर्म के लिए, जिसमें जो सब्जेक्ट रहेगा यानी कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। उसी प्रकार से हमें सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के लिए आगे के 4 चैप्टर यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति और आधुनिकीकरण के रास्ते, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और हमारी जो परीक्षाएं हैं वो पहले तो बोला गया था कि मई में होने वाली है, लेकिन अब बोला जा रहा है जून में होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप जैक बोर्ड से हैं और आप इन सब चीज़ को जानते हैं तो ये आपके लिए पूरी तरह से वीडियो है। और ये पहले ही बोला गया था कि हमारी परीक्षाएं जो है 14 मई को होगा, लेकिन इसे कैंसिल आउट करके अब किस में जोड़ दिया गया है, बोला गया है जून में होगा। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी परीक्षाएं होगी उसे अलग अलग तरह के प्रश्नों में बांटा गया है। जैसे कि आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा टर्म 2 में, साथ ही साथ आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी टर्म 2 में पूछा जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये यानी कि ये जो है ये भी टर्म 2 में पूछा जाएगा। अब ये है क्या, इसमें बोला गया है यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 2 नंबर का प्रश्न होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है या तो ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे या तो ये 4 नंबर के लिए होंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो तो 5 नंबर के हो सकते हैं या तो 6 नंबर के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आंसर को हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहते हैं। और इन सवालों के जवाब आपको लिखने होते हैं, ना कि टिक लगाने होते हैं। तो अब अगर आप समझ चुके हैं तो आपको कुछ जो है प्रश्नों के उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो चैप्टर 2 जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित है। आगे देख सकते हैं ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 8 अंक के लिए नहीं बल्कि 5 या 6 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये पूरा वीडियो किन बच्चों के लिए है और कैसे आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। अभी जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसके लिए स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मेरा नाम है अजीत कुमार, और मैं सोशल मीडिया टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हूँ। यहाँ मुझे आप इन नामों से फॉलो कर सकते हैं। मुझसे जुड़ करके मुझसे जो पर्सनल सवाल आपके मन में है वो पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पूरे चैप्टर का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि इसमें हमें मेसोपोटामिया के विषय में पढ़ना है। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या था। तो जिस तरह से अगर आप 12th में आइएगा तो हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ एक सभ्यता है जो मध्य एशियाई देशों के आसपास, इराक, ईरान के आसपास फैला हुआ था, और उन्हीं सभ्यता को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मैं आपको पूरा जो चैप्टर्स है वो टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए अब हम लोग पहले मैप को देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वह है ज्योग्राफी, यानी इतिहास समझने के लिए आपको थोड़ा सा भूगोल समझना जरूरी है। तो यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है, और इस मैप को आप गौर से देखिए। ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है ये मेसोपोटामिया सभ्यता का मैप है, यानी कि मानचित्र है। इस मेसोपोटामिया यानी कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं मेसोपोटामिया लिखा है। सबसे पहले हम लोग मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है हम ये पहले समझते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है।
तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मेसोपोटामिया शब्द है, ये एक यूनान भाषा का शब्द है और यूनान भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो अगर हम मेसोपोटामिया का संधि विच्छेद करें तो पहला जो शब्द होगा वो होगा मेसोस और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा पोटेमस। तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है मेसोस और मेसोस का अर्थ होता है मध्य यानी कि बीच। तो आप याद रखिएगा, मेसोस का मतलब होता है मध्य यानी कि बीच में और पोटेमस का मतलब होता है नदी। यानी मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा नदी के बीच, यानी नदियों के बीच की जमीन। और ये कौन सी नदियों के बीच है? तो यहाँ पर 2 नदी है, एक का नाम है दलजा और दूसरे का नाम है फरात। तो ये 2 नदियां हैं और इन दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ धरती है, इसी उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा गया। अब आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं वो दोनों नदी कहाँ हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दलजा नदी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फरात नदी, जो कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ी से होते हुए निकलती है और इसमें कुछ सहायक नदियां, छोटी छोटी सहायक नदियां भी मिलती है और इस तरह से ये आते हुए और यहाँ पर से गुजरते हुए ये इस खाड़ी में गुजरती है। यहाँ पर एक खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। तो आगे अगर आप मैप में दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है फारस की खाड़ी और यहाँ पर अपना अरब सागर है और ये जो फारस की खाड़ी है ये कुछ नहीं, ये समुद्र है। जैसे कि भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, वहाँ पर जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में ये दलजा नदी और फरात नदी दोनों आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अगला जो नदी है वो दलजा नदी दिखा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं इन इलाकों से होते हुए ये फिर 2 दलजा और फरात ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पर मिल जाता है और मिल करके ये फारस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब आइए अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि आप पर्वत देखिए, तो जितना भी आपको त्रिभुज दिख रहा है इस मैप में वह सारे के सारे त्रिभुज पर्वत हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आप ये देखते हैं कि जो इसका उत्तरी इलाका है, यानी कि अगर हम इसे उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में बांटें तो ऊपर वाला जो इलाका है उसे हम उत्तर कहेंगे और जितना भी भाग दक्षिण नीचे आ रहा है उसे दक्षिण कहेंगे और जो भारत की ओर है उसे हम पूर्व कहेंगे और जो अमेरिका की ओर है उसे हम कहेंगे पश्चिम का इलाका। तो इस प्रकार से इसका 4 दिशा है और आप गौर से देखें तो आपको उत्तर में केवल और केवल पहाड़ देखने को मिलेगा। यानी मेसोपोटामिया का उत्तरी इलाका जो था वो पहाड़ी था, यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ मौजूद था। दक्षिण में अगर आप देखें तो जो दक्षिण है उसमें मरुस्थल मौजूद है। यहाँ पर अरब का मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है अरब क्योंकि यहाँ पर अरब देश है और अरब में जो मरुस्थल है वही मरुस्थल यहाँ पर मौजूद है, अरब मरुस्थल, या तो हम मरुस्थल का एक और नाम देते हैं रेगिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जगह लिखा है स्टेपी। स्टेपी कुछ नहीं है, ये एक घास का मैदान है क्योंकि ये पहाड़ी इलाके के आसपास है और पहाड़ी इलाका का जो नीचे वाला भाग होता है वो बिल्कुल ही घास का मैदान होता है। यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने का इलाका है। यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग रहते होंगे वो भेड़ बकरियों को चराते होंगे, उनको पशु को पालते होंगे और ये पूरी तरह से इलाका जो है वो घास का मैदान है। स्टेपी भी मैंने आपको दिखा दिया, रेगिस्तान भी दिखा दिया। अब देखिए दक्षिण का सिंचित क्षेत्र देख लेते हैं। तो दक्षिण में न केवल आपको मरुस्थल देखने को मिलता है बल्कि ये जो इलाका आप देख सकते हैं घास वाला इलाका, ये है दक्षिण का सबसे बड़ा इलाका जहाँ पर क्या होता है खेती यानी कि कृषि होता है। इसीलिए बोला गया ये है दक्षिण का सिंचित क्षेत्र, जो मैं हरे रंगों से आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारे मैप जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सारी चीज़ों को मिटाते हैं और एक बार फिर से कुछ अलग अलग शहरों के नाम को देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है असीरिया। तो एक्चुअल में असीरिया है क्या? तो आप ये समझिए कि हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें जो है 3 मुख्य सभ्यताएं थी और इन तीनों मुख्य सभ्यताओं को मिला करके एक नए सभ्यता का नाम देते हैं और उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर जो पहली सभ्यता है उसे कहते हैं असीरिया की सभ्यता, फिर जो दूसरी आती है उसे कहते हैं बेबीलोनिया की सभ्यता और फिर आगे है सुमेर यानी सुमेरियन की सभ्यता। तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र, 3 बड़े बड़े क्षेत्र हैं और इन 3 बड़े बड़े क्षेत्रों को मिला करके जो बड़ा वाला इलाका बनता है उस पूरे बड़े वाले इलाके को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता समझ गए। अब इसीलिए हमें यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो ऊपर वाला जो इलाका है वो असीरिया है। असीरिया जैसे असीरिया में जो बड़े बड़े शहर हैं निनवे, निमरूद और अस्सुर, तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है बड़े शहर में आते हैं।
उसके बाद ये स्टेपी का घास का मैदान के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है मारी, और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा शहर है बगदाद, और फिर ये बेबीलोन, फिर आता है तेल आबू सलाबिक, उरुक और उर। तो आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर, जैसे अभी अब भारत में रहते हैं तो भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इन क्षेत्रों में भी कुछ बड़े शहर थे। लेकिन याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता थी। और हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, जिसे नियोजित नगर कहते थे। नियोजित नगर का मतलब नगर जो था एक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल प्लानिंग करके बनाया गया था, जबकि ये कुछ प्लानिंग करके इसे नहीं बसाया गया था। तो इसलिए इसे हम पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता मानते हैं, शहरी सभ्यता नहीं मानते हैं। अब ये जो पूरा इलाका है ये मौजूद कहाँ पर है? तो ये पूरा जो इलाका है ये इराक के आसपास मौजूद है। याद रखिएगा, वर्तमान में जहाँ पर इराक देश है वहाँ पर ही हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके आसपास के क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसके आसपास के वर्तमान क्षेत्रों की अगर बात करें तो ईरान देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुर्की है, यहाँ पर जो देश है वो मिस्र है, और नीचे आपको अरब का रेगिस्तान देखने को मिलेगा। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना केवल इराक में थी, बल्कि इराक से आते हुए ये मिस्र, यानी कि जो मिस्र जिसे हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, तो इजिप्ट तक क्या था? फैला हुआ था। ये पूरी तरह से इतना बड़ा सभ्यता था। इसके आसपास यहाँ पर देख सकते हैं ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को हम लोग मेडिटेरियन सी कहते हैं। अगर आपको हम विश्व का मैप में दिखाएं तो यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ इजिप्ट तक फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये है भूमध्य सागर, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और यहाँ पर जो आपको जगह दिख रहा है ये है फारस की खाड़ी, जो इलाका यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको धब्बा दिख रहा है ये है कैस्पियन सागर, और उसके बगल में ये वाला जो इलाका दिख रहा है ये है काला सागर। तो इस तरह हमने देख लिया अलग अलग क्षेत्र। और यहाँ पर अपनी सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के आसपास कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग समकालीन थी, मतलब दोनों ही सभ्यताएं साथ साथ चल रही थी। तो ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव ही ना क्लियर हो, बल्कि थोड़ी थोड़ी हम लोग सब्जेक्टिव भी सीख चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो जैक बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने फोकस करके बनाया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवालों को अटेम्प्ट कर सके टर्म 1 की परीक्षा में। तो मेरा आपसे ये थोड़ा रहेगा कि आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आए। और ऐसे ही मैं ढेर सारा वीडियोज़ आपके इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल अभी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर हो सके। अभी जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं बचे हुए, यानी जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। आइए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से हम लोग क्लियर करते चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मेसोपोटामिया। मैंने आपको बता दिया मेसोपोटामिया क्या है। तो मेसोपोटामिया के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो उस समय की जो इमारतें बनी हुई थी उसके कुछ अवशेष आज भी बचे हुए हैं। तो उन इमारतों को देख करके हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से हम लोग उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ मूर्तियां देखने को मिला है, वहाँ पर कुछ कब्र जहाँ पर जो है लाशों को दफनाया जाता है वो मिला है। साथ ही साथ उस जमाने के कुछ आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मुद्राएं, मोहर, और कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं मिली है। तो मिट्टी की पट्टिकाएं हम आपको आगे दिखाएंगे क्या होता है। ये कुछ नहीं है बल्कि लिखने के लिए जो स्टेल होता है ना, उसी को हम मिट्टी की पट्टिकाएं कह रहे थे। चूंकि उस समय ये मिट्टी के बने हुए थे, इसलिए हम इसे मिट्टी की कहते हैं पट्टिकाएं। और ये कुछ लिखित दस्तावेज थे जिनसे हमें पता चलता है मेसोपोटामिया के इतिहास के विषय में, कितना पुराना है, क्या था, नहीं था, ये सारी चीजें। तो ये आपको दिखा देते हैं कि मिट्टी की पट्टिकाएं है क्या। मिट्टी तो आप लोग जानते हैं, मिट्टी जो होता है उसी मिट्टी को गीला करके, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, तो उसी मिट्टी से क्या बनाया गया, एक स्लेट बनाया गया, स्लेट जिसमें हम लोग लिखते हैं। स्लेट नहीं कहता है, उस समय इसे स्टेल कहा जाता था, याद रखिएगा। ये स्लेट नहीं बल्कि स्टेल लिखा जाता है। तो ये बनाया गया, मतलब एक तरह से आप समझिए कि लिखने के लिए एक छोटी सी पट्टी बनाएगी और उसमें फिर सरकंडे की मदद से लिखा गया।
सरकंडे कुछ नहीं है बल्कि एक लकड़ी है जो उसका ऊपरी हिस्सा जो है एकदम ऐसा चाकू की तरह बना हुआ है, जिससे क्या होता है इसमें जो डिजाइन है वो बनाया जा सके। और जो इसमें लिखावट है उस लिखावट को हम कीलाकार कहते हैं। तो कीलाक्षरों की मदद से इसमें लिखा गया था, यानी कीलाकार लिपि का प्रयोग किया गया था। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर में एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें लिखा गई है, रेखाओं के मदद से इसमें लिखाया जाता था। तो आप समझ गए कि मिट्टी की पट्टिकाएं क्या होती है। अब आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगला लिखा है इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग, यानी जो मेसोपोटामिया का सभ्यता है, हम आपको बता दिए थे कि ऊपर वाला जो इलाका है वो उत्तर है और नीचे वाला जो इलाका है वो दक्षिणी भाग है। तो कहता है कि जो दक्षिणी भाग है सुमेर, आप देख सकते हैं ये है सुमेर और इसे बोला गया है मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग में कौन आएगा? उत्तरी भाग में आएगा असीरिया। तो सुमेर में जो सुमेर और दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ पर अक्कद लिखा गया। तो दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था और बाद में क्या कहा जाने लगा? अक्कद। तो इसके दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था और इसको बाद में बेबीलोनिया कहा गया। पूरी तरह से क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेबीलोनिया का भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था। असीरियाइयों, जैसे भारत में है तो भारतीय, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी, चीन में तो चीनियों, जापान में तो जापानी। तो उसी प्रकार से असीरिया में रहने वाले लोग थे तो हम इसे बोलेंगे असीरियाइयों। तो असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया, इसे हम क्या कहने लगे? असीरिया कहने लगे, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो सुमेरियन भी आए, अकदी भी आए, इसीलिए यहाँ पर सुमेरियन भाषा भी बोली जाती थी, अकदी भी भाषा बोली जाती थी और एक और भाषा यहाँ पर बोली जाती थी वह थी आरामाइक। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो उस समय क्या की जाती थी? बोली जाती थी। और उनकी लिखावट कुछ इस प्रकार से कीलाकार लिपि लिखा जाता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे इसके विषय में और भी चर्चा करेंगे। ये जो पूरी सभ्यता है यहाँ पर धीरे धीरे नगर का निर्माण होने लगा था, लेकिन इन नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 3000 ईसा पूर्व। देखिए टाइम पीरियड जब हम देखेंगे इसमें समय, तो समय कुछ इस प्रकार से चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आप 2000 ईस्वी में जी रहे हैं। अभी 2000 क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो इसे हम कहते हैं ईस्वी। और अब कल्पना कीजिए कभी ना कभी जीरो हुआ होगा, तो 2000 से कभी ना कभी जीरो हुआ होगा और वहां पर किसी का जन्म हुआ। यहाँ पर जिसका जन्म हुआ उसका नाम है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह जी का जन्म होता है और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है, क्योंकि ईसा मसीह जब जन्म हुए तो उनके मम्मी पापा भी होंगे, तो यहाँ से जीरो तो गिनती हुआ नहीं होगा। तो ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ा झंझट ये है कि ये उल्टी गिनती चलता है। मतलब यहाँ पर मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर जीरो है और फिर ये इधर 1 2, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, यहाँ पर 2000, ये 2500 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3000 हो जाएगा, फिर इस तरफ 3200 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो अगर हम इस तरफ से जाते हैं, यानी इधर से हम जाते हैं अपना जो है ईसा मसीह के जन्म के आगे के समय में, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा 3200 ईसा पूर्व, फिर जो उसके बाद का समय आएगा वो आएगा 3000 ईसा पूर्व, फिर आएगा 2500 ईसा पूर्व। तो इस तरह का समय जो है वो चलता है। ओके, तो यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ईसा पूर्व। तो उम्मीद है आपको ईसा पूर्व वाला समय जो है वो समझ में आ गया होगा। और जैसे ही जीरो में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे ईस्वी। तो 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर धीरे धीरे नगर बनने लगे थे। तो कुछ यहाँ प्रसिद्ध नगर के नाम बताते हैं। तो वो कौन कौन से प्रसिद्ध नगर थे? तो पहला जो प्रसिद्ध नगर था वो था उरुक, फिर जो दूसरा था ऊर और तीसरा कौन था? मारी। तो मैंने तीनों ही आपको मानचित्र में दिखाए थे। इस मानचित्र में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो क्षेत्र है वो उरुक है, जो फारस की खाड़ी के आसपास है। उसके नीचे जो है ऊर है और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो मारी है। मारी इस मैप में नहीं दिखाया गया, लेकिन इसी आसपास में यहाँ पर कहीं क्या है? मारी है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर श्रम विभाजन हो रहा था। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। तो देखिए पहले इतिहास में जो था हर कोई अलग अलग काम नहीं करता था, जिसको जो मन होता था वो करता था अपनी इच्छा से। लेकिन अब कामों का बंटवारा होने लगा। कुछ व्यक्ति केवल कुम्हार का काम करने लगे, यानी मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। कुछ आदमी लोहार का काम करने लगे, यानी कि लोहे से वस्तु या तांबा से वस्तु बनाने लगे थे। उस समय तांबा, कांसा और टीन का प्रयोग होता था। कुछ केवल शिकारी का काम करते थे, कुछ लकड़ियों इकट्ठा काम करते थे, कुछ फल मूल फूल सब्जियों बेचने का काम करते थे। यानी अब हर कोई अलग अलग काम करने लगा था। इसे हम कहते हैं श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन होने लगा था, समाज में संगठन बनने लगा था। शहरी जीवन में और अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ी विशेषता थी वहाँ की शहरी जीवन की। तो पूछेगा शहरी जीवन की क्या विशेषता थी? शहरी जीवन में श्रम विभाजन था और सामाजिक संगठन था।
और जो मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी तो भी लिखिएगा। वहाँ पर सामाजिक संगठन था और श्रम विभाजन होने लगा था। अब देखिए मेसोपोटामिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर नगर बनने लगे हैं, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नगर कहाँ बन रहे थे और कैसे बन रहे थे। तो देखिए मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण जो है वो कांस्य युगीन का मतलब कांसा का यूज किया जाता था। कांसा जो है वो दो धातु का मिश्रण है, जिसमें एक का नाम है तांबा और दूसरे का नाम है रांगा, और रांगे जो है वो कुछ नहीं है, टीन है। तो अगर हम तांबा में टीन को मिला देते हैं तो जो नया धातु बनता है उसे हम कहते हैं कांसा। तो अगर आप थोड़ा सा साइंस जानते हैं तो जब दो धातु को मिलाते हैं जो तीसरा धातु जो बनता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। तो इसलिए तांबा और टीन दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया, कांसा बनाया। तो कांसा कैसा धातु होगा, मिश्र धातु होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ मिश्रण, यानी कांसा जो है किससे बनता है, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि ये जो धातुएं थे ये दूर दूर से मंगाई जाती थी। क्या कारण है? कारण है कि ये जो कांसा है यानी धातु, ये धातु एक तरह का, इसका प्रयोग बहुत सारे कामों में होता था। बढ़ाई के कामों में, यानी किसी में छेद करना है या फिर उसे काटना है तो उसके लिए भी किया जाता था बढ़ाई के कामों में। फिर मनके बनाने, मनके कुछ नहीं है, माला बनाने के लिए जो मूंगी माला वगैरह होता है तो उनके लिए जो मोती होती है उसके मनका कहा जाता था। तो माला बनाने के लिए माला में भी छेद करना पड़ता था मनके में, उसके लिए भी धातु चाहिए। अगर हम पत्थर की मुद्राएं बनाएंगे यानी कि पत्थर को काटेंगे, उसमें डिजाइन वगैरह उकेरेंगे तो उसके लिए भी हमें धातु चाहिए। फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर में तरह तरह के डिजाइन करेंगे। सीपियों को काटेंगे। सीपिया क्या होता है? सीपी कुछ नहीं होता है, समुद्र में मिलने वाला एक जीव है। जीव जानते हैं? जीव, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जैसे हम लोग शंख देखे होंगे आप लोग, उसी प्रकार से एक होता है सीपी। तो सीपी भी जो है जीव है, और इसके जीव के जो ऊपरी खोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो सीपी को काटने के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? औजार की जरूरत होती है। और औजार को किससे बनाया जाता था? इन्हीं धातुओं से बनाया जाता था, कांसे की धातुओं से बनाया जाता था। मेसोपोटामिया में जो हथियार था ना वो भी किससे बनता था? कांसा का बनता था। उदाहरण के लिए अगर हम भाला की बात करें तो भाला हम सभी जानते हैं कि भाला में एक लकड़ी होता है सीधा सा, और लकड़ी के ऊपर एक त्रिभुज वाला कौन बना हो रहा था। तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज वाला कौन है ये किससे बनता था? कांसा से बना होता था। तो ये हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर खाद्य संसाधन मतलब खाने वाले पदार्थ की कोई तो कमी नहीं थी। इनके लिए बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, यानी इसमें धनी थे। खाने की हर चीज प्रकार से ये अपना उपज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर खनिज नहीं था। खनिज संसाधन जिससे धातु बनाया जा सके वह बिल्कुल भी नहीं था। तो इनका बहुत ज़्यादा अभाव था। तो इसके लिए वो क्या करते थे? तुर्की जाते थे, ईरान जाते थे, और खाड़ी के पार जो भी देश थे उन देशों से वो उसको क्या करते थे? मंगवाते थे। यानी इनके पास अपना संसाधन बहुत ही कम था। तो अगर आप बता दिए, यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊर है। तो ये वो नक्शा है जिससे वो अलग अलग क्षेत्र में जाते थे, तीर देख सकते हैं, और उन देशों से मंगाते थे सामानों को। तो यहाँ इराक आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इराक है, और इस इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो कहाँ कहाँ जाते थे? तुर्की आपको दिखा दे, यहाँ पर इंग्लिश में टर्की लिखा हुआ है, इसे ही हम हिंदी में तुर्की कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ईरान है, और फिर फारस के खाड़ी। तो ये वाला जो समुद्र का इलाका है ये फारस की खाड़ी है, और इससे जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ जाता था, चाहे वो भारत के आसपास के इलाके में आए या भारत से ही आएगा या फिर आगे कहीं भी देश जाता है तो उन देशों से ये खनिज पदार्थों को मंगाते थे। अब आइए लेखन कला, मतलब ये लोग ना केवल घर बनाते थे, ना केवल संसाधन का प्रयोग करते थे, बल्कि इन्होंने लिखने के लिए भी सीख लिया था। तो इनके पास जो कला थी उसे हम बोलते हैं लेखन कला। और मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, पट्टिकाएं क्या होती है यहाँ पर आपको दिखा चुके हैं, जो मिट्टी की पट्टिकाएं थी। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लगभग वो 3200 ईसा पूर्व की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लिखने का काम आज से 3200 ईसा पूर्व पहले हो चुका था। 3200 ईसा पूर्व कितना समय होता है? आइए इस समय को समझा देते हैं। तो अभी हम जी रहे हैं 2000 में, लगभग आप 2000 मान लीजिए क्योंकि 2020 में। तो 2000 से पहले हम लोग जाएंगे जीरो में, और फिर हम जीरो से जाएंगे 3200 में, तो 3200 ईसा पूर्व में जाएंगे। तो इस प्रकार से 3200 से जीरो में आने में हमें लगा 3200 साल, और फिर यहाँ जीरो से अभी के समय में आने लगेगा 2000 साल। तो इसमें हम 2000 साल क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो टोटल मिलाकर के हो जाएगा 5200 साल पुराना। यानी मेसोपोटामिया में लिखने का काम आज से 2000 साल पहले ही हो चुका था। और वहाँ पर जिस तरीके से लिखा जाता था उस लिपि को हम कहते थे कीलाकार लिपि।
तो यहाँ पर फोटो की मदद से जो है बताने की कोशिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं 3200 साल पहले BCE इंग्लिश में लिखते हैं, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इस समय जो लिपि यूज होती थी उसे हम कहते थे कीलाकार लिपि। आप देख सकते हैं ये है, कुछ लिखा होगा क ख ग घ अंग, कुछ भी लिखा होगा। तो लिपि कुछ इस प्रकार से थी, धीरे धीरे इसमें बदलाव होता चला गया। फिर आया 3000 ईसा पूर्व, उसमें बदलाव हुआ। फिर 2400 ईसा पूर्व और फिर 1000 ईसा पूर्व में, और इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस भाषा में धीरे धीरे लिखावट में बदलाव आने लगा। कीलाकार लिपि को हम कहते हैं क्यूनीफॉर्म। क्यूनीफॉर्म तो याद रखिएगा, क्यूनीफॉर्म का मतलब होता है कीलाकार, क्यूनीफॉर्म का मतलब होता है कीलाकार। और क्यूनीफॉर्म जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लातीनी भाषा का शब्द है, और लातीनी भाषा के क्यूनियस से बना है, जिसका अर्थ होता है खूंटी और फॉर्मा। खूंटी और फॉर्मा और आकार से बना, यानी कि खूंटी और फॉर्मा के आकार से बना हुआ है। मेसोपोटामिया में जो थे बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। क्या कारण है? इसका कारण यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लिपि आपको दिख रहा है, लिपि क्या होता है, यहाँ पर जो शब्द देख रहे हैं, जो आप पढ़ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क ख ये सब लिखा हुआ है, इन्हीं शब्द से शब्द बना। जैसे कि क और ल मिला दिए, क्या बन गया, कौलकल। तो ये जो क है, ये जो ल है, ये जो य है, ये सब क्या है, ये देवनागरी है। इस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन ये मेसोपोटामिया में जो लिपि था इसे हम कहते हैं कीलाकार लिपि, जो हमारी लिपि से बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं कौन सा शब्द लिखा है, हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये केवल इतिहासकार ही इसे पढ़ पाएंगे। तो ये लिपि थोड़ा पेचीदा है, लिखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो और इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग उस समय 5000 से भी ज़्यादा लिपि थी। हम लोग अभी पढ़ते हैं तो ABCD में कितना है, मात्र 26 लेटर है। तो देख सकते हैं ये कितना इजी है। रोमन लेपर जो लिपि है वो बहुत ज़्यादा इजी है। और हमारा जो क ख है, ओ आ है, इसमें 33-44 वर्ण है, वर्णमालाएं हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास बहुत ज़्यादा अक्षर हैं। हमारे अक्षर के मुकाबले इनमें जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसमें 5000 है। इतने सारे अक्षर को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग 52-53 याद कर लेते हैं, 44, उसके बाद हम लोग कुछ मिस्र जो है संयुक्त अक्षर भी याद कर लेते हैं, तो हमें इजीली लिखना और पढ़ना आ जाता है। लेकिन उस समय थोड़ा डिफिकल्ट था और इसीलिए वहाँ के कम लोग पढ़े लिखे थे। तो कारण आपको समझ में आ गया। कारण ये है कि जो लिपि थी, जो चिन्हों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी और बहुत ज़्यादा पेचीदा था। 1400 ईसा पूर्व आते आते, यानी 1400 ईसा पूर्व आते आते धीरे धीरे ये जो आरामाइक भाषा है उसका प्रवेश हो गया। यानी पहले जो है आरामाइक भाषा नहीं बोला जाता था, लेकिन बाद में आरामाइक भाषा आया। और आरामाइक भाषा जो था वो हिब्रू से मिलता जुलता था। तो हिब्रू से मिलता जुलता था, इसीलिए आरामाइक भाषा जो है उसको भी लोगों ने सीख लिया, क्योंकि मिलती जुलती जब भाषा रहती है तो लोगों को सीखना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। जैसे कि जो हमारी संस्कृत है वो भी देवनागरी में लिखा जाता है, और हमारी हिंदी जो है वो भी देवनागरी में लिखा जाता है। इसलिए अगर आप हिंदी को पढ़ने जानते हैं तो संस्कृत को ईजिली आप पढ़ सकते हैं, और आप अगर उसमें ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो आरामाइक था वो किससे मिलता जुलता था, हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। इसीलिए लोगों ने आरामाइक भाषा को भी आसानी से सीख लिया। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी, यानी सभी कोई इसको बोलने लगे। और आज भी अगर आप इराक में जाइएगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आरामाइक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी आरामाइक भाषा बोला जाता है। तो तो 1400 ईसा पूर्व तक में कौन सी भाषा बदल गई, आरामाइक भाषा जो है आ गई। और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये क्या होने लगा, बहुत तेजी से, यानी पूरे क्षेत्र में फैल गया। अब आपको ये चीज दिखा दिए थे कि कीलाकार लिपि किस प्रकार से लिखा जाता था। ओके, तो ये बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें लिखा है कि जो शहर था वो कहाँ पर बस रहा था, ये सवाल आता है। तो कहता है कि शहर विकसित हुए पहले वे जो मंदिर के चारों ओर थे, यानी कि पहले जो शहर था वो मंदिर के चारों ओर बनने लगे। और दूसरा जो था व्यापारिक केंद्र के चारों ओर, यानी कि जहाँ पर व्यापार होता है। देखिए, व्यापार का मतलब होता है जहाँ ज्यादा खरीद और बिक्री होती है, उन क्षेत्रों में ज्यादा लोगों के घर बसने लगे थे। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, आप अपने घर के ही आसपास देखते होंगे, जहाँ पर बाजार है, बाजारों में ज्यादा खरीद बिक्री होती है, वहां पर जो घर है, मकान है, वो ज्यादा पास पास बना होता है। तो बाजार क्या है, एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र है। उसी प्रकार से अगर मंदिर की बात करें, भारत में बनारस में मंदिर है, फिर बद्रीनाथ की अगर बात करें, या फिर और बहुत सारे धाम हैं उनकी बात करें, या फिर मैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में रहता हूँ, इनके आसपास जो है बहुत सारे ज्यादा मकान बने हुए हैं।
इसका कारण यही है कि ये पुराना समय में भी इसी तरह से होता था। लोग मंदिरों के आसपास, व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहर बनाते थे। लोग रहते कहाँ थे? लोग रहना शुरू करते थे नदियों के आसपास, क्योंकि जल जो है उसमें निकालने की परंपरा या तरीका नहीं पता था, तो लोग नदियों के आसपास जल की पूर्ति के लिए रहते थे। लेकिन जब शहर बसने लगता था तो शहर किसी मंदिर यानी कि उस नदी के किनारे ही कहीं जो मंदिर होता होगा उसी के आसपास शहर बनता होगा, या उस नदी के किनारे ही कहीं व्यापारिक केंद्र होता होगा और उस व्यापारिक केंद्र के पास ही धीरे धीरे शहर बसने लगता था। नदी से दूर नहीं जाता था। ऐसा मत समझिएगा कि जो शहर बस रहा है वो नदी से दूर जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। अगला है कि ऊर, अगर बात करें तो ये एक नगर है जो नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। यहाँ पर क्या था? नगर नियोजन पद्धति। मैंने आपको बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगर नियोजन यानी कि नियोजित तरीके से बनाया गया। यानी यहाँ पर मकान बनाया जाएगा, इसके बगल में इसके पड़ोसी को बसाया जाएगा, उसके बगल में एक और पड़ोसी, एक और पड़ोसी, एक और पड़ोसी, और इस तरह से बसाया जाएगा ताकि हमारी रोडें जो है वो सीधी बने, यानी सड़कें सीधी बने, ताकि हम सड़कों पर आसानी से नाले क्या कर सके, बनवा सके। साथ ही साथ हम बिजली के खंभे को आसानी से लगवा सकें। ये क्या है? ये एक तरीका है आसानी से घरों को बसाने का, मकानों को बनाने का, जिससे क्या होता है हमें सारी चीज़ें आसान होता है, ताकि बिजली के खंभे को आसानी से सीधा सीधा लगाया जा सके, नलियों को सीधा सीधा बनाया जा सके, साफ सफाई में आसानी होती है। इसे कहते हैं नगर नियोजन। लेकिन उस समय जो घरें बना था, मकान बना था, चाहे नगर बना था, उसमें नगर नियोजन नहीं था, इसलिए हम इसे उतना बेहतर शहर नहीं कहते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देखिए, जो भी सड़कें आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सीधी नहीं दिख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें दिख रहा है, और ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हमें बताती है कि नगर जो है वो पूरी तरह से सही तरीके से नियोजित नहीं थी। गलियां बिल्कुल क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर का जो है चित्र दिखाया गया है, और इस मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदिका है, यानी कि यहाँ पर जो है जो भी मंदिर के देवी देवता होंगे वो रखे जाते होंगे या बिठाए जाते होंगे, और इनका एक प्रवेश द्वार होता था, यानी मंदिर में एक प्रवेश द्वार होता था जिनकी मदद से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, और बगल में एक भट्ठी भी लगा हुआ होता था। अब मंदिर जो है उस समय 5000 ईसा पूर्व पहले ही बन चुका था। तो आपसे पूछिएगा कि मेसोपोटामिया में मंदिर कितने पुराने थे, तो मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व क्या थे? पुराने थे। 5000 ईसा पूर्व पुराने मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन शहर कब बसना शुरू हुआ? तो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास शहर जो है बसना शुरू हो गया था। अब आते हैं 2000 ईसा पूर्व के बाद का समय। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद का समय में जो फरात नदी है उसकी ऊर्ध्वाधारा का मतलब उसी के आसपास जो है एक शहर बसा, और उस शहर का नाम था मारी शहर, और ये एक तरह का शाही राजधानी था। तो शाही राजधानी क्या होता है? मतलब यहाँ पर राजा वगैरह ज़्यादा रहते थे, शहर की तरह था, और एक बहुत ही कह सकते हैं सुख सुविधाओं वाला जगह था, और इसीलिए इसे शाही राजधानी के रूप में देखा गया। अगर मैं इस मैप को आपको दिखाऊं तो आप देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ये ब्लू रंगों में, ये हमारी नदी है, और इस नदी का नाम है फरात नदी। तो फरात नदी के पास ही मारी शहर बसा था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पर है मारी शहर। तो अगर आप फरात नदी को देखें तो इसके आसपास 3 तरह का क्षेत्र है। एक आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये जो हरा रंग में दिख रहा है क्षेत्र, ये वो इलाका है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता था। इसके बाद आपको डॉट डॉट हरे रंगों में क्षेत्र दिख रहा है, ये जो बिंदु बिंदु हरा रंग दिख रहा है, ये वाला जो इलाका है ये जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर पानी तो आता था लेकिन बाढ़ का पानी कम आता था और फिर वापस चला जाता था। फिर इसके बाद का इलाका, तो इस तरह आप देखें कि जो मारी जो शहर है, मारी जो नगर है, ये पूरी तरह से एक उपजाऊ क्षेत्र के पास बसा हुआ है, और जो उपजाऊ क्षेत्र के पास बसा हुआ रहता है वहाँ पर आपको 3 चीज़ की कमी नहीं होती है। सबसे पहले आपको कृषि के लिए जल की उपलब्धता बहुत ही बेहतर होती है, चूँकि नदी के किनारे है तो आपको कृषि बेहतर हो सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा होता है। और तीसरा, आपको सिंचाई करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई क्यों कीजिएगा? क्योंकि नदी के किनारे है, फसल आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में शाही शहर जो है वो बस रहे थे। अब ये जो मारी शब्द मैंने आपको बताया, तो मारी में कुछ राजमहल थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा शाही शहर है तो राजमहल होगा ही, और ये राजमहल छोटा बड़ा नहीं था। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ये पूरा का पूरा जो राजमहल है ये 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और साथ ही साथ ये इतना बड़ा था कि इसमें 260 कक्ष मतलब 260 रूम था। आप अब अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा कमरा होगा। यहाँ पर उसका एक छोटा सा नक्शा दिया गया है, और मारी में एक जो है महल है जिसका नाम है जिमरिलिम का राजमहल। ओके, और ये 1810 से लेकर के 1760 ईसा पूर्व तक जो रहा, जो बहुत ही लंबा समय अंतराल है, इतने समय तक ये रहा और इसमें राजा जो है रहे होंगे।
तो ये देखिए, ये है सिंहासन कक्ष। तो सिंहासन कक्ष में कौन बैठते होंगे? राजा बैठते होंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था ये नदी के किनारे था, उपजाऊ क्षेत्र के किनारे था। यहाँ पर ना केवल उत्पादन होता था बल्कि यहाँ से ही पूरे क्षेत्र में प्रशासन किया जाता था। राजा वगैरह सब यहीं पर बैठते थे। और इसकी एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर विशेष रूप से कीमती धातुएं, यानी कि जिनकी कीमत ज़्यादा है, आभूषण, इनका निर्माण होता था और इसका मुख्य केंद्र यही था। तो आपसे पूछेगा कि कीमती धातुएं कहाँ बनाई जाती थी, तो आपका जवाब होगा मारी। आभूषणों का निर्माण जो है, कीमती धातुओं के आभूषण कहाँ बनाए जाते थे? मारी में बनाए जाते थे। और ये बहुत ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से राजा इनके पास मिलने के लिए आता था। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है उत्तरी सीरिया, आपको मैंने सीरिया दिखा दिया था कहाँ पर है। वहाँ पर एक छोटा राजा आया और वह अपने साथ मारी के राजा जिमरेलिम के नाम उसके एक अन्य राजा के परिचय पत्र लेकर आया। यानी एक छोटा सा राजा आया और उनके राज्य में एक और राजा होंगे, उनके लिए वो पत्र भी लेकर के आए थे और उनसे मिला, उनसे सूचनाएं पाता था। तो राजा के विषय में बहुत सारी बातें लिखा गया था, यानी उस पत्र में, और दोनों बात की। अब देखिए, राजा को भोजन की भी जरूरत होता है। तो राजा को भोजन में क्या क्या चीजें दिया जाता था? रोटी दिया जाता था। यहाँ पर आटा भी लिखा हुआ है, तो आटा से जो भी चीज बन सकता है, जैसे रोटी। मांस दिया जाता था, मछली दिया जाता था, फल दिया जाता था, मदिरा दिया जाता था, बियर दिया जाता था। ये सारी चीजें राजा को भोजन के रूप में परोसा जाता था। और राजा जो थे वो अपने अन्य साथी जो भी होंगे उनके साथ क्या करते थे? खाते थे। सफेद पत्थर पर खाते थे। ये सफेद पत्थर कहाँ पर लगा हुआ था? आंगन में रखा हुआ था। और आंगन कहाँ है? 106 नंबर पर है। ये 106 नंबर कहाँ है? तो ये देख सकते हैं, ये है 106 नंबर, यहाँ लिखा हुआ है। तो सिंहासन के जस्ट बगल में ही आंगन था और यहाँ पर ही भोजन करते थे। तो जिसे हम नक्शा में देख सकते हैं। नक्शा को देखने से एक और चीज पता चलता है कि जो राजमहल है, सिर्फ उसमें एक प्रवेश द्वार है, ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा राजमहल 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है केवल एक ही प्रवेश द्वार है। तो ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता होगा, ताकि अगर चारों तरफ से प्रवेश करने का स्थान रहेगा तो बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से प्रवेश करके राजा पर हमला कर देते होंगे, और इसीलिए इसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार बनाया गया होगा। इसमें विशाल खुले प्रांगण है, यानी आंगन वगैरह भी बहुत ज्यादा है, जो आपको दिख रहा है 131 नंबर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहरी आंगन है। इसके बगल में सभागिरी है जो 132 नंबर में मौजूद है। तो सभागिरी भी मौजूद है, जो बहुत ही बड़ा कमरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आगंतुक का मतलब होता है अतिथि, मतलब जो कह सकते हैं मेहमान। अतिथि आगंतुक, इसे मेहमान कहते हैं। मेहमान लोग आते होंगे और इसे बैठते होंगे। इनकी जो भित्ति थी, दीवार, उसमें बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। तो चित्र कैसा था आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से पेंटिंग वगैरह होगा जो पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन ऐसे ही कुछ दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। तो ये चित्र कहाँ पर बनाए गए थे? जहाँ पर मेहमान बैठते हैं। तो जहाँ पर मेहमान बैठता है, आज हम उसे ड्राइंग रूम कहते हैं। तो उस ड्राइंग रूम में चित्र वगैरह भी बना हुआ था। ओके, तो अब अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से होता होगा। तो ये बड़ा प्रांगण, बड़े बड़े दरवाजे थे और नीचे जो है टाइल्स वगैरह बैठा हुआ था, यानी पत्थर बिठाए गए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमरा है और ये कमरा जो है यहाँ पर लिपिक का कार्य होता था। तो लिपिक कार्यालय कहाँ पर थे? तो बोलिएगा मारी का जो शहर था उसमें था। तो लिपिक कार्यालय क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ना कि लिखने का काम मिट्टी में होता था। तो मिट्टी के लिए यहाँ पर मिट्टी का बड़ा बड़ा स्लेट बनाया जाता था। मिट्टी का ये चकुर जैसा जो दिख रहा है ना, ये मिट्टी का ही बना हुआ है और ये गीली मिट्टी का है। और इस मिट्टी को काटा जाएगा ब्रेड की तरह और उस पर लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं उस पर लिख करके यहाँ पर सुखाया जा रहा था। तो ये जितना भी दिख रहा है आपको, इस मिट्टी पर लिखा हुआ है और लिख करके इसे सुखाया जा रहा था, और इसे हम कहते थे लिपिक कार्यालय। और यहाँ पर बेंचों, मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों की पट्टिकाएं जो है वो रखी रहती थी। रसोई घर कुछ इस प्रकार से वहाँ पर रसोई घर होता होगा, और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से शौचालय होता होगा। आपने पेंटिंग देख लिया। अब आइए पुस्तकालय के विषय में पढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तकालय। तो ये पुस्तकालय क्या है, आइए देखते हैं। एक राजा था, उस राजा ने क्या किया, अपनी राजधानी निनवे, ठीक है, और उत्तर में जो राजा थे उसने निनवे में क्या किया, एक पुस्तकालय की स्थापना करवा दी। और उस पुस्तकालय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था गिलगेमिस के महाकाव्य की प्रतिमाएं तैयार की गई। देखिए, जिस तरह हमारे जो कह सकते हैं अपना अपना धर्म होता है और अलग अलग धर्म में अलग अलग जो है किताबें होती हैं, तो उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म होता है ना, तो ईसाई धर्म का जो किताब है उसे कहते हैं बाइबल। तो बाइबल में एक कहानी लिखा गया। ये कहानी लिखा गया कि पूरी दुनिया जो है ना जल प्लावन से खत्म हो गया।
जल प्लावन का मतलब होता है पूरी तरह से यहाँ पर पानी आया और पानी के चलते क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया बाढ़ में। और उसमें एक व्यक्ति जो था उसका नाम था नोवा। नोवा को क्या कर दिया, जीवित रखा गया और उसको एक दिया गया नाव। ठीक है, आगे हम आपको कहानी बताएंगे। तो ये बाइबल में जल प्लावन की कहानी लिखा गया है। तो बाइबल की कहानी को सच करने के लिए कुछ सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो उस प्रूफ के लिए ही जो है इस क्षेत्र को यानी मेसोपोटामिया में उसके ही कुछ कुछ सबूत मिल रहे थे और इसीलिए इन सबूतों को क्या गया था, इकट्ठा करने के लिए ही धीरे धीरे मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई हो रही थी। तो उसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिलगेमिस। ठीक है, तो ये कहानी किस में लिखा गया है, बाइबल की कहानी में लिखा गया है। तो एक पुस्तकालय बनाया गया था, राजा उस समय बनवाए होंगे, और उसमें जो पुस्तकालय था उसमें उन किताबों में किन की कहानियां लिखा गया है, गिलगेमिस की कहानी लिखा गया। तो ये वो राजा है जिन्होंने पुस्तकालय बनवाए थे और गिलगेमिस जो है उनकी कहानी लिखा गया था। तो आइए पुस्तकालय के विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। पुस्तकालय जो था वो दक्षिणी क्षेत्र की जो बेबीलोनिया था, दक्षिणी क्षेत्र का, उसे उच्च संस्कृति का केंद्र माना जाता था। और बेबीलोनिया का था उच्च संस्कृति का केंद्र। और उसमें जो आखिरी राजा था, ये भी आपका नाम बता देते हैं, उसका नाम था अशुरबनीपाल। ओके, और यहाँ पर जो मैंने आपको फोटो दिखाया यही वो राजा है जिनका नाम है अशुरबनीपाल। तो अशुरबनीपाल आपने देख लिया, ये 668 ईसा पूर्व से लेकर के 627 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। तो दो पॉइंट आप याद रखिएगा, दक्षिणी क्षेत्र का बेबीलोनिया किसके लिए प्रसिद्ध था, उच्च संस्कृति के लिए उसका केंद्र माना जाता था। और ये जो बेबीलोनिया है इसका राजा, आखिरी राजा कौन था, आखिरी राजा था अशुरबनीपाल। उत्तर में स्थित अपनी राजधानी, यानी कि इसी राजा ने उत्तर में अपनी राजधानी था, और उत्तर में जो राजधानी था उसका नाम था निनवे। ठीक है, तो निनवे जो राजधानी था उसमें एक पुस्तकालय की स्थापना किया और इस पुस्तकालय में बहुत सारी किताब रखा गया। इसमें इतिहास की किताबें रखी गई, महाकाव्य रखा गया, शकुन साहित्य रखा गया, ज्योतिष विद्या यानी कि हाथ देख करके आपको बता देंगे कि आप कैसे, भविष्य आपका कैसा है, स्तुतियाँ, कविताएं, इन सब की पट्टिकाएं रखी गई, क्योंकि उसमें किताबें तो चलती नहीं थी। तो यहाँ पट्टिकाएं जो है इकट्ठा किया गया। अब पट्टिकाओं को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा सफल रहे, क्योंकि वो पट्टिकाएं जगह जगह से लाते थे और उनको वहाँ पर जाकर के रख देते थे। चाहे वो पट्टिकाएं कहीं पर भी मिलता था, उन्हें वो लाते थे और उन्हें रख देते थे। कहाँ पर, पुस्तकालय में। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी पट्टिकाएं हो गई थी। लिखा है कि बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने के और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। यानी बेबीलोनिया में कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर बहुत सारे जो थे पट्टिकाएं मिलते थे। अब ये पट्टिकाएं मिल क्यों रहा था, देखिए, हम जब बच्चे किताब पढ़ते हैं तो किताब को कुछ समय के बाद क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं होता, इतना पुराना रद्दी हो जाता था। उसी प्रकार से उस समय मिट्टी पर लिखी जाती थी, और मिट्टी में किस में लिखा जाती है, पट्टिकाओं में। तो पट्टिकाएं केवल एक बार ही यूज की जा सकती है, तो एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता था। और इसीलिए जहाँ पर विद्यालय होंगे, जहाँ पर स्कूल होंगे, वहाँ पर ढेर सारी पट्टिकाएं मिल गई थी। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, विद्यालयों में जो था उनसे ही जो है मिल जाता था, ये सारी चीजें मिल जाता था। एक और चीज लिखा हुआ है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1400 ईसा पूर्व तक आते आते कौन सी भाषा आ गई थी, आरामाइक भाषा आ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे 1800 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर जो था ना, सुमेरियन भाषा बोली जाने बंद हो गई। यानी कि सुमेरियन भाषा को नहीं बोला जाने लगा और उसके बदले में नई भाषा आने लगी, और वह भाषा थी अक्कदी। तो अक्कदी भाषा जो है बोला जाने लगा था। तो क्या लोगों ने सुमेरियन को छोड़ के अक्कदी सीख गया? नहीं, यहाँ पर आ गया द्विभाषी। द्विभाषी का मतलब सुमेरियन भाषा भी चलता था और अक्कदी भाषा भी चलता था। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फोटो, इस फोटो में देखिए उर्दू लिखा गया है और फिर हिंदी लिखा गया उसके बगल में। तो ये जो शब्द है ये उर्दू है और इसके बगल में एक हिंदी शब्द लिखा हुआ है, यानी अक्षर लिखा है। तो आप क्या लगता है, ये उर्दू वाला हो सकता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपको उर्दू नहीं आती है। अगर आपको उर्दू आती है तो हो सकता है आपको हिंदी वाला थोड़ा गड़बड़ होता होगा। तो आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ ब लिखा है तो हम कंफर्म कह सकते हैं ये बगल वाला जो उर्दू है ये ब लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर हिंदी में द लिखा है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि बगल में जो उर्दू वाला शब्द है यानी अक्षर है वो क्या लिखा हुआ है, द लिखा है। तो ऐसे किताबों को हम द्विभाषी किताब कहते हैं, या द्विभाषी जो भी बुक या कॉपी कह सकते हैं। तो उस समय द्विभाषी कॉपी किताब आने लगा था, यानी किताब कॉपी तो था नहीं, द्विभाषी पट्टिकाएं आने लगी थी, जिसमें सुमेरियन भाषा भी लिखी रहती थी, अक्कदी भाषा भी लिखी रहती, जिससे लोगों ने सुमेरियन भाषा को तो बंद कर दिया लेकिन अक्कदी भाषा को बड़ी ही आसानी से सीख लिया था। 650 ईसा पूर्व में, लगभग 650 ईसा पूर्व में भी, और साथ ही साथ 2000 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षर जो था वो लिखी जाती थी और लोग पढ़ते थे, समझते थे। कारण था कि वो द्विभाषी थी और इसलिए इसे पढ़ा और समझा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बहुत सारे पट्टिकाएं जो था वो मिल गया था। लगभग 1000 इसमें मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 के आसपास पट्टिकाएं थी, जिन्हें विषय अनुसार यानी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया गया था। तो उम्मीद है आपको कि ये जो असुरबनीपाल के पुस्तकालय थे ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इसमें कहाँ से जो है ये पट्टिकाएं आ रही थी और ये मूल ग्रंथ क्या था और इसमें कौन कौन सी पट्टिकाएं कहाँ से आया था। एक और बात, खुद असुरबनीपाल ने लिखा हुआ। देखिए, जो भी किताबें लिखा जाता था, जो भी किताबें तैयार होती थी, जो भी प्रतियां तैयार होती थी, किताब तो नहीं बनता था, पट्टिकाओं का स्लेट बनता था। बहुत सारी पट्टिकाएं एक साथ रखी जाती होगी, ढेर सारा ऐसे करके, सीरीज बाय सीरीज। तो असुरबनीपाल जो है लास्ट में लिखते हैं, अंत में जब सारा बन जाता है तो लास्ट में लिखते हैं कि मैं कौन, असुरबनीपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, ना केवल बेबीलोनिया का बल्कि ये खुद को क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की, यानी कि देवताओं ने विशाल बुद्धि दिया, जिसने विद्वानों के पंडित के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया, यानी कि जितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है मैंने उतना ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं में लिखा है। उन्होंने खुद ये बात लिखा कि मैंने ही क्या किया, ये सारी चीजें पट्टिकाओं में क्या कर दिया है, लिख दिया है। ओके, लिखा है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखवाया नहीं बल्कि लिखा है। साथ ही साथ मैंने इस पट्टिकाओं में जो भी बात लिखी गई है उसकी जांच की है कि वो सही है या नहीं है, और फिर उन्हें क्या करवा दिया, संग्रहित करवा दिया, मतलब उसे सही तरीके से रखवा दिया, ताकि उन्हें निनवे में स्थित अपने इष्ट देव, यानी कि निनवे का जो इष्ट देव है, निनवे क्या है, राजधानी है, निनवे का जो इष्ट देव है जिनका नाम है नाबू, याद रखिएगा निनवे का इष्ट देव कौन है, नाबू, तो इनके मंदिर में, पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रखवा दिया। ऐसा किसने कहा है, असुरबनीपाल राजा ने कहा है। तो ये पुस्तकालय किस लिए, भविष्य में, ताकि कोई भी इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए ये बनवाया गया था। इसमें भूत प्रेत निवारण के विषय में भी लिखा गया था। भूत प्रेत निवारण का मतलब क्या होता है, यानी भूतों से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग भूत प्रेत के विषय में भी जानते होंगे। और इसमें असंख्य पट्टिकाएं, असंख्य मतलब बहुत सारी पट्टिकाएं थे जो भूत प्रेत से जानने के लिए था, और इन्हें आमुक व्यक्ति द्वारा लिखा गया। आमुक व्यक्ति का मतलब होता है जिसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी ये भूत प्रेत वाला किताब किसने लिखा हमको कोई नहीं पता है। तो उम्मीद है आपको ये जो पुस्तकालय समझ में आ गया। अब आइए पुरातत्ववेत्ता के विषय में देखते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, पहले तो मैंने आपको दक्षिण का जो कछार है, ये देखिए दक्षिणी कछार का एक सूरवीर का नाम लिखा है और उस सूरवीर का नाम है नेबुपोलासर। नेबुपोलासर, तो नेबुपोलासर ने क्या किया, बेबीलोनिया को जीत लिया। तो बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरिया से जीत लिया। पहले असीरियाई इसमें रहते थे, असीरियाई को भगा दिया, असीरियाई के अधिपत्य से मुक्त करा दिया। किसको, बेबीलोनिया को। किसने बेबीलोनिया को मुक्त कराया था, नेबुपोलासर ने। कब करवाया था, 625 ईसा पूर्व में। फिर नेबुपोलासर के बहुत सारे उत्तराधिकारी, यानी नेबुपोलासर के बेटा पोता या जो भी उनके उत्तराधिकारी, जो वंशज होते हैं उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। तो उत्तराधिकारियों ने क्या किया, इस पर राज किया, बहुत दिन तक राज किया और बहुत सारे भवन निर्माण करवाया, बहुत सारे परियोजनाओं को पूरा करवा दिया। फिर एक नया एंट्री होता है और उसका नाम है एकेमिनिड। एकेमिनिड जो था वो 539 ईसा पूर्व में आते हैं। ईरान के थे ये, कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के। और इन लोगों ने क्या कर दिया, इनको हरा दिया और फिर उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया, यानी कि विजित कर लिया। उन्होंने बहुत सालों तक राज किया। किसने, एकेमिनेड ने। एकेमिनेड कौन थे, ईरान के थे। और फिर एंट्री होता है सिकंदर का। तो सिकंदर जो है 331 ईसा पूर्व में इनको जीत लेते हैं। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर क्या करते हैं, बेबीलोनिया को जीत लेते हैं, यानी कि बेबीलोनिया से सबको पराजित कर देते हैं और दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहता है। यानी कि यहाँ सिकंदर से पराजित होने का मतलब सिकंदर ने ही एकेमेनिड को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, क्षेत्र बना रहा। तो ये बेबीलोनिया में आप देख सकते हैं शासक आता है जाता है, एक दूसरे को हरा रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, लगभग 850 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। इसको जो चार दीवारी थी वो तिहरी थी। तिहरी का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3-3 दीवारों से इसकी सुरक्षा की जाती थी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रामायण देखेंगे तो रामायण में जो श्रीलंका था, रावण का घर क्या था, रावण का घर लंका में था। तो लंका के चारों तरफ क्या था, पहले पानी था, ठीक है, उसके बाद एक दीवार थी, मोटी सी दीवार, फिर उसे पार करना पड़ता था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दीवार होगा। तिहरी 4 दीवारी थी, 3-3 4 दीवारी था और उससे उसका क्या कहता था, रक्षा किया जाता था।
राजमहल यानी कि ये जो तिहरी दीवार था इसके अंदर बड़े बड़े राजमहल थे, बड़े बड़े इसमें मंदिर मौजूद थे। और एक जिकुरात, जिकुरात का मतलब होता है सीढ़ीदार मीनार, जिकुरात का मतलब होता है सीढ़ीदार मीनार। मैं आपको जिकुरात दिखाता हूँ, शायद मेरे पास एक फोटो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ सीढ़ीदार मीनार है ना, ये तो झूलता हुआ बाग है, इसे हैंगिंग गार्डन कहते हैं। लेकिन कुछ इसी प्रकार से फोटो, शायद मैंने आपको फोटो शुरू में दिखाया था, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये जिकुरात होता क्या है, ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। तो ये आप शहर देख रहे हैं और इस शहर में देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मीनार, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ी जाएगी और फिर चढ़ते 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 आप यहाँ तक आइएगा। ऐसा अगर आप अभी भी गूगल कीजिएगा यूट्यूब में जिकुरात वगैरह या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता मारिएगा गूगल, तो आपको पहले यही फोटो मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये जिकुरात है। ओके, अब आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं जो समझ रहे थे। यानी जो महल था उसके अंदर क्या था, मंदिर था, बड़े बड़े भवन थे, जिकुरात था और वहां पर ही राजा क्या कर रहे होंगे, रह रहे होंगे। ओके, तो ये लोग सब रहते थे और साथ ही साथ वहां पर लिखा हुआ है जिकुरात था, नगर का अनुष्ठान केंद्र था। यानी कि ये जो जिकुरात था ना, जिकुरात में अनुष्ठान केंद्र था। अनुष्ठान केंद्र का मतलब कोई भी पूजा पाठ या बड़ा बड़ा कुछ भी काम करना है वो लोग वहीं पर जाते थे। शोभा यात्रा निकालना है तो वो भी वहीं से करते थे। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि इनके गणितज्ञों यानी कि गणित के ज्ञान प्राप्त करने वाले, जिनको गणित का बहुत ज्ञान है, खगोलविद यानी कि जिनको खगोलीय विद्या प्राप्त है, यानी ग्रहों, तारों, चंद्रमा, सूर्य, इनके विषय में जो ज्ञान होता है उसे खगोल विद्या कहते हैं। उनमें उन्होंने बहुत सारे नए नए खोज किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया ने कौन कौन सी चीजें हमें दिया है, तो गणित के विषय में हमें बहुत सारी जानकारी दिया है और खगोल विद्या के विषय में भी हमें बहुत सारी जानकारियां दिया है। नेबोनिट्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया नेबोनिट्स कौन था। नेबोनिट्स वह व्यक्ति था जो बेबीलोनिया का अंतिम शासक था, जो पूरी तरह से क्या था, स्वतंत्र था। याद रखिएगा, नेबोनिट्स जो था वो अंतिम शासक था जो बेबीलोनिया में पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसने खुद लिखा है कि मैं नगर देवता उसके सपने में आया था। उसने क्या कहा कि एक बार उन्होंने ये कहा कि नगर का जो देवता है वो मेरे सपने में आया था और उन्होंने बोला कि जो नगर का कार्य है, उस कार्य मतलब जितना भी कार्यभार है, काम वगैरह है, जो सुदूर में है, सुदूर का मतलब बहुत दूर है, यानी राज्य यानी कि राजा का जो मकान है, राज्य सिंहासन, उससे बहुत दूर है, उसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। नियुक्त करने का मतलब काम करने के लिए दे दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला नहीं, यहाँ पर आप मेरे सपने में आकर के बोला कि महिला पुरोहित को आप नियुक्त कर सकते हैं, दूसरे को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब उन्होंने एक और काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद क्या किया, नेबोनिट्स ने क्या किया, नेबोनिट्स ने अपनी जो है ऐसा पुत्री को, ठीक है, अपनी पुत्री को उसी प्रकार से वेशभूषा बनाया। यानी जैसा यहाँ पर आपको क्या बोले कि सुदूर क्षेत्र के लिए क्या करना है, महिला को नियुक्त करना है और उसके लिए कुछ होगा ना कि महिला कैसे दिखेगा। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री को वैसा ही पुरोहित महिला बना दिया। उन्होंने वैसा ही बनाया, वैसा वेशभूषा बना दिया, वैसा उसको आभूषण पहना दिया अपनी ही बेटी को और बना दिया महिला पुरोहित। मतलब एक तरह से आप समझिए उसको एक पावर दे दिया अपनी बेटी को और उसको बना दिया महिला पुरोहित, ताकि वो सुदूर क्षेत्र में, यानी कि यहाँ अगर सिंहासन है तो सिंहासन से कई 100 किलोमीटर दूर अगर कोई क्षेत्र है तो वो सुदूर क्षेत्र है, तो वहां पर कौन देखभाल करेगा, तो वो करेगा ये पुत्री। क्यों? क्योंकि उसके सपने में एक भगवान आया था और उन्होंने बोला कि एक महिला को नियुक्त कीजिए और उन्होंने अपनी बेटी को वैसा बना दिया जैसा उसने सपने में देखा था और उसे ही लिख दिया, यानी उसे ही नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो एक बहुत पुराने राजा थे और इनके विषय में लिखा गया है, किसमें, पट्टलेख में लिखा गया और पट्टलेख का इंग्लिश लिखा गया अस्टेल लिखा गया। तो याद रखिएगा पट्टलेख मतलब जिस पर लिखा जाता है। तो अगर आप बच्चे में स्लेट देखें ना, स्लेट आप देखें जिसमें बच्चा क ख लिखता है, तो पट्टलेख का जो है वो आगे चल के उसी तरह का दिखता है, स्लेट की तरह दिखता है, लेकिन हम उसे स्लेट नहीं कहते, उसे कहते हैं स्टेल। यहाँ पर इंग्लिश देखिए, स्लेट नहीं लिखा है स्टेल लिखा है। तो पट्टलेख को क्या कहते हैं, स्टेल कहते हैं और स्टेल पर क्या होता है, लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेबोनिट्स जो थे ना, उनके पास एक टूटी हुई मूर्ति लेकर आया था। एक अवसर पर, एक कोई अवसर होगा, पूजा पाठ, कोई एक ऐसा अवसर समझ लीजिए, उसमें एक टूटी हुई मूर्ति एक आदमी लेकर के आते थे। ठीक है, जिस पर कौन थे, अक्कद के राजा का नाम था, जिसका नाम था सारागोन। उसका नाम नहीं था, सॉरी, नाम खुदा हुआ था और साथ ही साथ उसमें जो था मूर्ति बना हुआ था। तो मूर्ति बहुत टूटा फूटा था, उन्होंने क्या कर दिया था, उसको ठीक करवा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हैंगिंग गार्डन। तो बेबीलोनिया में एक गार्डन था, बगीचा था, जिसे हम झूलता हुआ बगीचा कहते थे। वो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा, आप देख सकते हैं, ये हैंगिंग गार्डन है। तो ऐसा अभी तो मौजूद है नहीं, बल्कि ये एक 3D प्रिंटर से, यानी कि 3D टेक्नोलॉजी से ऐसे डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा गया। देखिए, जो भी
मेसोपोटामिया के लोग थे वो एकल परिवार पर मानते थे। देखिए दो तरह का परिवार होता है, एक को कहते हैं हम संयुक्त परिवार और दूसरे को हम कहते हैं एकल परिवार। तो जो संयुक्त परिवार होता है ना उसमें सब मिल करके रहते हैं, बच्चे, पिताजी के भाई यानी कि बच्चे के चाचा चाची, दादा दादी सब मिल करके रहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। और एक ऐसा परिवार जिसमें केवल पति पत्नी यानी माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं एकल परिवार। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग एकल परिवार को मानते हैं। और अभी जिस हम जमाने में रह रहे हैं इसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत, यानी आधुनिक समय कहते हैं। और आधुनिक समय में इसे अपनाया जाता है। यानी अभी हम लोग क्या करते हैं, केवल पति पत्नी और बच्चे साथ में रहते हैं और बाकी जो चच्चा होता है यानी कि बच्चों के चच्चा या खुद के भाई को अलग कर देते हैं। तो ये आधुनिक एक तरह का विशेषता है। तो आपसे पूछेगा मेसोपोटामिया की आधुनिक विशेषता क्या है, तो उस समय एकल परिवार एक बहुत बड़ा आधुनिक विशेषता माना जाता है। काल गणना मतलब समय की गणना करना, समय को गणना करना, समय को बांटना, समय को अलग अलग भागों में बांटना, ये किसने किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही दुनिया को सिखाया। साथ ही साथ गणित की विविधतापूर्ण परंपरा यानी गणित के विषय में भी बहुत सारी जानकारी मेसोपोटामिया ने दिया था। काल गणना क्या होता है? देखिए हम एक साल गिनते हैं, एक साल में कितना समय होता है? एक साल में 12 महीने का समय होता है। सबसे पहले ये किसने किया था? ये किया था मेसोपोटामिया के लोगों ने। एक साल को 12 महीने में बांटा था। फिर महीनों को, एक महीना जो होता है वो कितना समय होता है? उसमें 4 हफ्ते होते हैं। तो ये भी किसने किया था? ये भी सबसे पहले किसने किया था? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही इसे बांट दिया। फिर जो समय है, समय यानी कि जो हमारा घंटा होता है उसे सेकेंडों में बांटा गया, मिनट में बांटा गया, 60 मिनट। फिर मिनट को किस में बांटा गया? सेकंड में बांटा गया। तो ये सारी चीजें मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। काल गणना सिखाया और बहुत सारे गणित की बातें भी हम लोग को सिखाया था। समय का विभाजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये समय का विभाजन हुआ। एक साल को 12 महीने में, फिर महीने को सप्ताह में, घंटे को मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में। ये सारा चीज सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से या रोम में गया, रोम से इस्लाम में गया और इस्लाम की दुनिया में, और बाद में फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंच गया, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। ये मोहर है। उस समय मोहर और मुद्रा इस प्रकार से प्रयोग किया जाता होगा। और जो मोहर था वो बेलनाकार मोहर भी प्रयोग किया जाता था। ये बेलनाकार क्या होता है? बेलन की तरह होता है और इस तरह के मोहर को हम बेलनाकार मोहर कहते हैं। कैसे इसे प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो नंबर 1 है जिसमें मिट्टी का लेप बनाया जा रहा है। फिर इसे बेलन की मदद से इसे रोल किया जा रहा है, जैसे रोटी को हम लोग पकाते हैं यानी कि रोटी को बेलते हैं। फिर ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है और फिर उसमें वो जो बेलनाकार लिपि है उसके बीच में छेद होता है, उस छेद में सिक्की घुसा करके, यानी ये मेरा बेलनाकार लिपि है और इसके बीच में एक सुराख है। इस सुराख में हमने क्या किया? एक डंडी डाल दिया और फिर ये रोल होने लगा, मतलब घूमने लगेगा। और इस प्रकार से इस तरह घुमा करके ये इस छोर से लेकर के इस छोर तक घुमाया जाता है और उसमें कुछ इस प्रकार से छाप पड़ता है और इसी छाप को हम कहते हैं बेलनाकार मुहर से बनी हुई छाप। अब यहाँ पर एक बेलनाकार मुहर का छाप आपको दिख रहा होगा, कुछ पुराना, बहुत पुराना है और ये लगभग 3200 ईसा पूर्व पुराना है। और ये स्टेल देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेल लिखा हुआ शुद्ध हिंदी में, तभी इंग्लिश में लिखा हुआ था। और स्टेल क्या होता है? शिलापट। तो शिलापट किसको कहते हैं? स्टेल को कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है व्यक्ति दाढ़ी सशस्त्र, यानी कि सशस्त्र का मतलब होता है हथियार लेके खड़ा है और इसके सामने आपको 4 गो बंदी दिख रहा है। 4 बंदी है, ठीक है। पहला बंदी, दूसरा बंदी, तीसरा, चौथा बंदी, मतलब समझते हैं जिसे बंद कर लिया है यानी कि पकड़ लिया गया है। युद्ध में ये हार चुके हैं इसलिए इसे युद्ध बंदी कहते हैं। इसमें 4 युद्ध बंदी है, ठीक है, चौथा है। 3 युद्ध बंदी को हाथ बांध दिया, जैसे कि पहला, दूसरा और ये तीसरा। देख सकते हैं तीनों का हाथ क्या है? बंधा हुआ है और चौथा का हाथ बंधा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है कि मुझे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आइए एक और चीज वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है और इसे हम कहते हैं वारका शीर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे कवर कीजिए। 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का यह सिर मिला। 3000 ईसा पूर्व का ये पुराना है। तो स्त्री का सिर किससे बना है? सफेद रंग का संगमरमर, जिससे ताजमहल बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, उसी संगमरमर से ये बना है। इसको तराश करके बनाया गया पूरी तरह से। इसकी आंखों को अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं ये आंख है। इसकी भौहों को देखिए, ये आईब्रो को भौ कहते हैं, EYEBRHO ब्रो, आईब्रो, ठीक है। तो ये जो भौं दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर मोती जड़ा हुआ था, यानी यहाँ पर कोई ना कोई मोती लगा हुआ था और आंखों में भी इसके मोती से आंख बना हुआ था। और उन मोती क्या हुआ? झड़ गया, बहुत पुराना है, 3000 ईसा पूर्व में बना तो गिर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फोटो में कुछ इस प्रकार से जो है होता होगा, अंदाजा लगाया गया है। तो इसमें जो क्या लगाया था? तो पत्थर जो था वो नील लाजवर्द था। तो वारका शीर्ष में कौन सा पत्थर लगा था? नीले लाजवर्द।
तो नीले लाजवर्द के साथ साथ इसमें सफ़ेद सीपी भी लगा हुआ था और इसमें साथ साथ काले डामर भी लगा हुआ था। इन सब का इंग्लिश वर्ड दिया गया है। तो ये कुछ नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है। आप इसे गूगल कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि कैसा टुकड़ा होता है। इन सबको जड़ा गया था। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ था और ऐसा माना जाता है कि ये जो खांचा बना हुआ दिख रहा है आपको सिर के ऊपर, शायद इसमें गहनों को फंसाने के लिए ऐसा बनाया गया होगा, क्योंकि पत्थर अगर पूरी तरह से प्लेन रहेगा तो उसमें गहने जो है नहीं फंसेंगे, इसलिए ऐसा बनाया गया होगा। ये बहुत ज़्यादा सुंदर, कोमल और बनावट देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब देखिए इतना विशेष बनाया गया है, इतना बारीकी से बनाया गया, तो कोई आम आदमी थोड़े बना सकता है। इसकी होंठ देखिए कितना बिल्कुल बारीकी से डिजाइन करके बनाया गया, जो हूबहू एक व्यक्ति का लगता है। तो इसको जिसने बनाएगा उसे बोलेंगे विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब जो किसी खास मूर्ति को या किसी चीज को बेहतर तरीके से बना सकता है। अगर कोई मानचित्र को बेहतर तरीके से बनाएगा तो उसे बोलेंगे मानचित्र का विशेषज्ञ। अगर कोई मूर्ति को बनाएगा तो मूर्ति का विशेषज्ञ। तो इस प्रकार से ये किस में गिनती आते हैं? विशेषज्ञ में गिनती आती है। अब आता है एक और फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है होज। होज क्या होता है? देखिए उस समय जो घरों से पानी निकलता था, पानी घर से गंदा पानी, मल जो निकलता था, उसे एक गड्ढा में जमा किया जाता था, यानी उसे बहाया नहीं जाता था। आज आप देखिएगा ग्रामीण इलाके में आज भी बहुत कम डेवलप हुआ है, बहुत सारे ऐसे नए नए विकसित शहर है, वहां पर भी आपको समुचित व्यवस्था नहीं मिलेगा। आज भी जो पानी है, नली का पानी, वो शहरों में सड़कों पे ऐसे ही बहता है, और सड़कों से बहता हुआ नाली जब भर जाता है तो कभी कभी सड़कों पर आ जाता है, जो बहुत ही खराब रहता है। इससे मच्छर फैलते हैं और इससे प्रदूषण फैलता है, इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है, बहुत खराब चीज है। लेकिन आप समझिए मेसोपोटामिया के उस समय में भी पानी को बहाया नहीं जाता था, बल्कि मकान के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता था और उसमें वो पानी और मल जो घर से गंदा पानी निकल रहा है उसे जमा किया जाता था और इसे होज कहा जाता था। तो उस गंदा पानी और मल कहाँ बहता था? होज में बहता था, ये आप याद रखिए। अब मेसोपोटामिया की खुदाई होगी, खुदाई से बहुत सारा चीज मिलेगा। बहुत बड़ा जो था, लगभग ये 10 हेक्टेयर का जमीन को खुदाई हुआ शुरू में, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व तक की जानकारी हमें देता है, जहां पर लगभग 10,000 की आबादी होगी। अब देखिए बहुत ही खुदाई में बहुत ज्यादा धनराशि खत्म होता है, यानी पैसा बहुत ज्यादा खत्म होता है, क्योंकि जब किसी ऐतिहासिक क्षेत्र को खोदा जाता है, निकाला जाता है, तो वहां पर ऐसे ही डोजर वगैरह नहीं चलाया जाता, धीरे धीरे बरस के माध्यम से उगेरा जाता है और धीरे धीरे इसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती है। बहुत सारा मिट्टी जो है नीचे से हटाया जाता है, फिर बहुत सारा चीजें मिलता है। तो क्या क्या चीजें मिला खुदाई से? तो देखिए वहां पर पौधों के अवशेष मिले, पशुओं के अवशेष, जिंदा तो मिला ना होगा, हड्डी उड्डी कुछ मिला होगा, या फिर पौधों का अवशेष वगैरह मिला है। पौधों में हड्डियां ना होता, पेड़ पौधों के टहनियां वगैरह। साथ ही साथ वहां पर मछलियों के हड्डियां मिला, जो क्या था, जली हुई थी, यानी कि मछलियों को पका कर वो खाते होंगे। आगे और लिखा हुआ है कि बड़ी मात्रा में जली हुई जो मछलियों की हड्डी मिली, और इसे लिखा है कि बुहार कर बाहर गलियों में डाला गया। बुहार कर मतलब या तो झाड़ू लगा करके या तो पानी से बहा करके बाहर किया गया, यानी हो सकता है कि इन्होंने घर में इसे खाया होगा और फिर बाहर इसे बहा दिया गया। गोबर के उपले, जिसे हम लोग गोईठा कहते हैं, ये भी मिला है। कहाँ पर मिला है? बाहर में मिला, यानी कि वो लोग ईंधन के रूप में गोईठा का प्रयोग करते होंगे। पौधों के बीज मिले हैं, रेसे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पर ये सारा चीज मिला वहां पर रसोई घर होता होगा, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर अगर रसोई घर है तो रसोई घर में अगर हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर लकड़ी रखेंगे तो लकड़ी में हो सकता है उसके साथ एक फूल आ गया होगा, और फूल आएगा तो फूल में बीज होगा, वो बीज यहाँ पर नीचे गिर गया होगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर लकड़ी रखता होगा। मेसोपोटामिया के नगर में जो है ना, सुअर जो थे वो छुट्टे घूमते थे। छुट्टे घूमने का मतलब क्या होगा? मतलब सुअर को बांध के नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियां जहां तहां मिला है। और साथ ही साथ मृतक को दफनाया जाता था। दफनाना का मतलब उसे जलाया नहीं जाता था, धरती के अंदर गाड़ दिया जाता था, तो दफनाया जाता था। और साथ ही साथ मृतक के आसपास भी सुअर की हड्डी मिला। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मृतकों को सुअर का मांस जो है भेंट किया जाता था, यानी वो लोग मरने के परांत, यानी मरने के बाद भी वो लोग ऐसा मानते थे कि इसमें जीवन है, इसलिए उन्हें खाने पीने की सामग्री, मांस वगैरह देते थे। ये सारा जानकारी उस समय मिला था। अब लिखा है कि एक कमरे में पोपलार मिला। पोपलार क्या होता है? पोपलार जो है एक लठ है। लठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो एक तरह का यहाँ लिखा है एक लंबा पतला पेड़ है जिसे पोपलार कहते हैं। तो पोपलार कुछ नहीं है, एक पेड़ है, और पेड़ के लठ मिले। लठ मतलब लकड़ी मिला, खजूर की पत्तियां मिला, घास फूस मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग जो है लकड़ी, पोपलार के वृक्ष से खंबे बनाते होंगे, और खंबे के ऊपर खजूर के पेड़, जो खजूर के पत्ते लगा करके मकान बनाते होंगे। इस तरह के घरों में वो रहते होंगे, अगर कहीं घास फूस का छत होगा तो। आइए बाइबल वाला उस कहानी को आपको सुना देते हैं, ये हमारी किताब में भी लिखा हुआ है।
तो बाइबल के अनुसार जब जल प्लावन होगा, यानी कि जब पूरी तरह से धरती बाढ़ से खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा, पूरी धरती को नष्ट करने वाला था कौन, भगवान। यानी कि बाइबल में जो भगवान है उसे ईश्वर कहा जाता है। किंतु ईश्वर यानी कि परमेश्वर ने सोचा कि हम क्यों सबको खत्म कर दें, एक काम करते हैं, किसी को सुरक्षित रखते हैं। तो उन्होंने नोवा को सुरक्षित रखा, नोवा, ठीक है। तो नोवा को क्या क्या सुरक्षित रखा, और ये कोई नहीं, ये मनुष्य है। नोवा मनुष्य को चुना, बोला हम इसे सुरक्षित रखेंगे। और फिर इस नोवा को एक बहुत बड़ा विशाल नाव दिया, इतना बड़ा नाव कि जिसमें धरती पर जितना भी जीव जंतु है उसका एक एक जोड़ा रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोवा है, शेर का एक जोड़ा है, हाथी का एक जोड़ा है, हिरन का एक जोड़ा है, मतलब धरती में जितने भी जीव है सबका एक एक जोड़ा क्या करेगा, रखा जाएगा। और जब जल प्लावन हुआ, पूरी तरह से धरती नष्ट हो गया, तो सब तो मर गए, सब खत्म हो गया, लेकिन ये जो है नोवा में बचा हुआ, नाव में बचा हुआ जितने भी जीव थे वो बच गए। और ये कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कहानी को सिद्ध करने के लिए, इस कहानी को प्रूफ करने के लिए मेसोपोटामिया की खुदाई हुई और इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, यानी कि जो मेन हीरो है, वो कौन है? पहला नाम आपको बता देते हैं, जियाशुद्र, और दूसरा है उपनापिष्टम। तो दो आप यहाँ नाम याद रखिएगा, दो कहानी का हीरो कौन है, जियाशुद्र, और दूसरा कौन है, उपनापिष्टम। इन्हें ये कहा जाता था। तो इस तरह से मेसोपोटामिया का सभ्यता खत्म होता है। अब कुछ टाइम पीरियड है, देखते हैं कब क्या क्या चीज हुआ। ये इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं, आप इसे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया में जो मैदानी इलाका था वहाँ पर खेती की शुरुआत हो गई। यानी खेती की शुरुआत कब हुई थी? 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में। लगभग 5000 ईसा पूर्व आता है। टाइम पीरियड माइनस में जाएगा, पहले आएगा 7000, फिर आएगा 6000, फिर 5000, 3000, फिर 0 होगा, ऐसे करके टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा। यानी कि जब हम ईसा पूर्व में आगे बढ़ते हैं तो गिनती माइनस में होता है। तो 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में मंदिर बनने लगे थे, और सबसे पुराना मंदिर 5000 ईसा पूर्व में बना था। 3200 ईसा पूर्व का समय आता है और मेसोपोटामिया के लोग लिखने का काम शुरू कर देते हैं, लिखने लगते हैं। लिखने वाला काम कैसे शुरू होता है? तो हमारे इतिहास की किताब में लिखा है कि पहले वो लोग हिसाब लिखते थे। जैसे आज आप किसी दुकान में कोई सामान लेते हैं तो हिसाब लिखते हैं, वही वाला हिसाब लिखते 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 धीरे धीरे लेखन कार्य में सम्मिलित हो गया। 3000 ईसा पूर्व आते आते उरुक जो है एक विशाल नगर बन गया। वहां पर कांसे के औजार का इस्तेमाल होने लगा था। 2700 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक लगभग राजाओं का शासनकाल शुरू होने लगा था, और गिलगेमिश जैसे पौराणिक राजा भी शामिल हो गए थे। तो गिलगेमिश जो है वो राजा भी शामिल हो गया था, और इनके ही कहानी वहां पर लिखा गया। लगभग 2600 ईसा पूर्व में किलाकार लिपि का विकास हो गया। 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन जो था वो भाषा खत्म हो गया, और एक नया भाषा आ गया, जो कौन सा भाषा था? अकदी भाषा। तो 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन भाषा के जगह पर कौन सा भाषा आ गया था? अकदी भाषा आ गया था। 2370 ईसा पूर्व तक लगभग सारगोन जो है अक्कद का सम्राट बन गया था। अक्कद एक जगह का नाम है, वहां का राजा बन गया था, आपको बता दिए थे। और लगभग 2000 ईसा पूर्व तक सीरिया, तुर्की, मिस्र, इन सब में किलाकार लिपि जो है वो लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, और ये भी एक महत्वपूर्ण शहर का केंद्र बन गया। तो महत्वपूर्ण शहर के केंद्र में जो सबसे ज्यादा फेमस था वो था मारी, और दूसरा था बेबीलोनिया। लगभग 1800 ईसा पूर्व तक जो है गणितीय मूल पाठ का रचना होने लगा था, यानी गणित के भी पाठ का रचना होने लगा था। और सुमेरियन भाषा बोलचाल में नहीं रहा, मतलब सुमेरियन भाषा को खत्म करके एक नई भाषा आने लगा था। लगभग 1100 ईसा पूर्व आता है और असीरिया का राज्य की स्थापना होता है। 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे का प्रयोग होने लगा था। 1000 ईसा पूर्व से पहले कौन सा धातु का यूज किया जाता था? कांसा का प्रयोग किया जाता था, जो तांबे और पीतल, सॉरी माफ कीजिए, टीन, तांबे और टीन से मिलता था। और टीन के जगह पर हमारी किताब में लिखा गया रांगी। 720 से लेकर के 610 ईसा पूर्व तक असीरिया साम्राज्य पूरी तरह से बेहतर फैला। और फिर 668 से लेकर के 27 ईसा पूर्व, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो प्लस में जा रहा है। देखिए 600 माइनस में जा रहा है। अब जैसे ही ईसा पूर्व ईस्वी आएगा तो वो माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। जैसे कि 600 से लेकर के 612, तो ये किस में जा रहा है? प्लस में। 601, 2, 3, 4, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी जितना भी टाइम पीरियड जा रहा है वो माइनस में, यानी ईसा पूर्व में। असुरबनीपाल का शासन चलता है। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है बेबीलोनिया को जीत लेता है, और लगभग पहली शताब्दी तक अकदी भाषा जो है किलाकार लिपि में प्रयोग रही। यानी पहली शताब्दी ईस्वी तक, यहाँ देखिए ईस्वी आ चुका है, ईस्वी तक क्या हो चुका है? यानी किलाकार लिपि लिखा जाता था। यानी किलाकार लिपि 3200 ईसा पूर्व से भी पहले शुरुआत होता है। 3200, 100 ऐसे करते करते 0 तक चलता है, और 0 के बाद 1 ईस्वी तक भी चलता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक किलाकार लिपि लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। किलाकार लिपि को अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया है। यानी कि किलाकार लिपि जो था
वो लिपि, जैसे कि मेसोपोटामिया का जो लिपि मिला उसे किसी ने नहीं पढ़ पाया, लेकिन किलाकार लिपि जो पहले लिखा गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, उसे जो वैज्ञानिक है, जो पुरातत्ववेदा है, यानी जो इतिहास को खोजते हैं, उन्होंने इन अक्षरों को पढ़ लिया है और साथ ही साथ उनको पहचान भी लिया है। कब पहचाना है? 1850 में। दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे अगले चैनल अभी क्लासेस डाउट्स को, जहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे चैनल अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब बताता हूँ। हालांकि मैं इस चैनल पर भी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड डालूंगा, यानी 11th का अभी जो भी तैयारी होगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, वो मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। इससे होगा कि आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं और ढूंढने का भी जरूरत नहीं होगा, आप इससे जुड़ करके सीख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे एक अगले नई वीडियो के साथ। तो जैकबोर्ड से हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल बेस्ट है जैकबोर्ड की तैयारी के लिए। हालांकि मैं जल्द ही सारे वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।